हेलो डियर, तो आप लोग कैसे हैं। एक बार आपका फिर से स्वागत है GC.YCP सर यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों आज हम लोग देख रहे हैं 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। तो बच्चों इसके पिछले भाग में आप लोग देख चुके हैं, पहली वीडियो में भाग 1 में कि रासायनिक बंध क्या होते हैं, आपने बंध को समझा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बंध क्यों बनते हैं, बंध को क्यों बनाया जाता है, और इससे रिलेटेड आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि बंध कितने प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि बंध क्यों बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बंध क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों बंध बनने के लिए दो कारण होता है। सबसे अहम पहला कारण जो होता है अष्टक नियम, अष्टक नियम, अष्टक नियम। तो बच्चों ये माना जाता है रसायन विज्ञान की शाखा में कि किसी परमाणु के अगर बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह परमाणु स्थायी हो जाता है, यानी स्टेबल हो जाता है। और कोई भी चीज़ स्थायी होने के लिए ही एक दूसरे से क्रिया करते हैं। जैसे हम लोग अपने आम जीवन में एक दूसरे से मिलते हैं तो स्थायी होने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो उसी तरीके से परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए बंध बनाता है। पहला रीजन, यानी वो इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग करके अपना अष्टक पूर्ण करे, या तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करे, या किसी से साझा करके करे। यानी कुल मिला के वो बंध बनाता है। यानी त्यागने का मतलब वो किसी को देगा और ग्रहण करने का मतलब वो किसी से लेगा। तो दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाएगा और उसी को हम लोग बंध कह रहे हैं। यानी बंध बनाने के लिए, यानी ये अष्टक नियम को पूर्ण करने के लिए बंध बनाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सोडियम क्लोराइड, तो बच्चों इसमें सोडियम के बाह्यतम कोश में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इसमें हम लोग इसको 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दें, और यहाँ पर क्लोरीन का जो होता है 2 8 7, तो बच्चों इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से दिखा दूँ, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो बच्चों इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी ये अपना अष्टक पूर्ण कर पाएगा, क्योंकि 7 लेना संभव नहीं है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, पूरी तरीके से स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण ये जो है इसका, अब ये आगे अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। यानी ये प्लस हो जाएगा, और 2 8 इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और वहीं पर जो ये Cl है, ये Cl ये आपका हो जाएगा 2 8 7, और इसके यूं इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये देगा इसलिए प्लस हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और ये लेगा इसलिए ऋणात्मक आ जाएगा। अब इसके बीच में कोई प्लस का चिन्ह हम लोग नहीं लगाएंगे। ये इस प्लस और माइनस ये विद्युत आकर्षण बल के द्वारा आपस में बन जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये आपस बन जाते हैं, और ये आपका बंध हो गया। यानी एक आकर्षण का बंध है। ये जो बंध आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसे हम लोग इसको कोई शो नहीं करेंगे, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण आपस में जुड़ गए, मजबूती से आपस में एक दूसरे को बांध लिए। तो बच्चों आपने देखा कि इस तरीके से ये अष्टक को पूर्ण करने के लिए जो है अपना बंध बनाता है। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे CH4। तो बच्चों कार्बन में इसका होता है 4, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 4 की आवश्यकता है तभी 8 पूर्ण कर पाएगा। तो ये 4 हाइड्रोजन से, यानी 4 अलग अलग हाइड्रोजनों से साझा करता है। देखिए जैसे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरीके से, और ये 4 हाइड्रोजन से साझा करता है 1 इलेक्ट्रॉनों से, 1 इलेक्ट्रॉनों से 4 हाइड्रोजन साझा करता है। तो ये ऐसे हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये इस तरीके से, और ये ऐसे, और ये ऐसे, यहाँ मैं इसको ऐसे बना दूँ और ये H हो जाएगा। तो बच्चों देखिए अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो इसका मतलब कि ये इस तरीके से बंध बना रहा है, ऐसे, ये ऐसे। तो
इसको 8 मिल गए, और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन पा करके वह एटम कोष में अक्रिय संरचना बना लेता है, यानी कि ये स्थायी हो जाता है, ये 8 नहीं रख सकता। तो आप देख रहे हैं कि अष्टक नियम को पालन करने के लिए ये बंध बनाते हैं, पहला इसका कारण हो गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा कारण बच्चों हम लोग देखते हैं, दूसरा जो रीजन होता है बच्चों वो होता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को घटाने के लिए ये दूसरा रीजन हो गया बच्चों, ये दूसरा कारण होगा हमारा। बच्चों स्वतंत्र अवस्था में अगर कोई परमाणु है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, और अगर किसी में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो वह अस्थायी रूप में होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम कोई बिल्डिंग में सबसे टॉप फ्लोर पर चले जाएं, 20-25 तरह की बिल्डिंग है, और वहाँ से अगर नीचे देखें तो हमें बहुत भय लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि कोई पिंड अगर बॉडी फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई ऊंचाई पर है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसी प्रकार हम में स्थितिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम स्थायी नहीं रह पाएंगे, नीचे की ओर देखेंगे तो हमको डर लगेगा, और अगर हम तुरंत नीचे अगर आ जाएं फर्स्ट फ्लोर पर तो हमको रिलैक्स महसूस होता है, यानी हमारी ऊर्जा कम हो जाती है। उसी प्रकार से परमाणु जो स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो इनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, और जो है ये ऊर्जा को कम करना चाहते हैं। तो बॉन्ड जब भी बनते हैं किसी द्वारा किसी दूसरे अन्य तत्वों से अगर हम बंध बनाते हैं तो उस बंध बनने के दौरान हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा में कमी आती है, और ऊर्जा कमी आती है और वो तब स्थायी हो जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं बच्चों कि बंधित परमाणु यानी बॉन्डेड एटम बोलेंगे इसे, बॉन्डेड एटम। तो बच्चों इसकी ऊर्जा जो है कम होती है, और अनाबंधित परमाणु नॉन बॉन्डेड एटम, इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो बच्चों ये ऊर्जा, तो जो अनाबंधित होते हैं जिनमें बंध नहीं बनते यानी स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, और जो परमाणु बंध बना लेते हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो इसीलिए एक दूसरे से बंध बनाने के कारण जो ऊर्जा में कमी आती है, जिसके कारण वह परमाणु जो है दूसरे से बंध बनाकर अणु बन जाता है और स्थायी हो जाता है। तो यानी आपने देखा कि 2 रीजन इसमें हैं, एक है अष्टक नियम जो कि अष्टक नियम का पालन करने के लिए बंध बनाते हैं, और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा को घटाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपने देखा बंध क्यों बनते हैं, तो ये 2 नियमों को पालन करते हैं जिसके कारण ये बंध बनाने के लिए मजबूर होते हैं, बंध बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक, हाँ बच्चों, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए, तो आपने ये तो जान लिया कि बंध क्यों बनते हैं। अब आते हैं बंध के प्रकार पर कि बंध कितने प्रकार से बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बंध जो है कई प्रकार के बनते हैं, सारे बंधों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, मगर यहाँ पे मुख्य रूप से जो बंध हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बच्चों, पहले देख रहे हैं सबसे पहले डाल देते हैं बंध के प्रकार। बंध के प्रकार, तो बच्चों इसमें लिख सकते हैं बंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते कई हैं, मगर हमने मुख्यतः लिख दिया, यानी मुख्य रूप से 3 प्रकार के बंध होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध बच्चों, इसको एक नाम और देते हैं, इसको कहते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध, ठीक है, थोड़ा सा यही डाल लें हम।
हाँ बच्चों, आयनिक बंध। और बच्चों इसको इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इसको आयनिक बॉन्ड। ये पहला हो गया बच्चों। दूसरा सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, इसको बोलते हैं बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और बच्चों तीसरा जो होगा वो होगा उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी, सहसंयोजी, सहसंयोजी। तो बच्चों इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड। बच्चों ये 3 प्रकार का होता है, उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध और लगा दे इसमें, बंध तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए, तो पहला बच्चों वैद्युत संयोजी बंध या इसी को आयनिक बंध, यानी इसके 2 नाम हैं और इनके एक ही नाम है, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। अब सबसे पहला प्रश्न बच्चों यहीं पर उठ जाता है कि वैद्युत संयोजी बंध और आयनिक बंध यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध होता क्या है। तो बच्चों 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसी को हम लोग वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने जो आपको बताया कि Na इसके आउटर मोस्ट शेल में बाह्यतम कोश में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cl में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 7। ठीक है, किसी भी हैलोजन में 7 होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो देता है बच्चों इसको पूर्ण रूप से दे देता है, यानी इसके पास फिर वो नहीं रहता, यानी इसका अधिकार इस पर नहीं रहता। तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से, यानी पूरा पूरा चला जाएगा, वो पूर्ण स्थानांतरण से बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये जो बन जाएगा तो Na+ और Cl-, यानी इस तरीके से हम लोग इसको दिखाएंगे, इस तरीके से। तो बच्चों ये जो NaCl कंपाउंड है, यानी जो NaCl हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, ये वैद्युत संयोजी बंध है बच्चों, वैद्युत संयोजी। वैद्युत संयोजी बंध बच्चों किस किस वर्ग के पहले बनाएंगे ये भी हम नोट कर लें। जो फर्स्ट A वर्ग होता है बच्चों और जो सेकेंड A वर्ग होता है, जैसे इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, या इसमें बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये सारे के सारे तत्व। इसके अलावा बच्चों 7th वर्ग के भी बनाएंगे, 7th फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बनाएंगे। एस्टेटिन रेडियो एक्टिव होता है, तो बच्चों ये भी बनाएंगे। कुछ जो है कि 6 वर्ग के भी बनाते हैं, ठीक है, परंतु बाकी नहीं। और भी हम देख सकते हैं कि 3rd 4th में कुछ ही बनाते हैं, सब नहीं बनाते। P ब्लॉक में कुछ बनाते हैं, जबकि S ब्लॉक में बच्चों ये किस में आ जाएगा? S ब्लॉक में आ जाएगा। तो S ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो वैद्युत संयोजी बंध ही बनाते हैं, इसके अलावा और कोई बंध नहीं बनाते। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। जैसे NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, MgSO4 हो गया, ये सब के सब वैद्युत संयोजी बंध आते हैं, तो वैद्युत संयोजी बंध बनाते हैं। अब बच्चों वैद्युत संयोजी आपने परिभाषा देख लिया, अब यहाँ पर वैद्युत संयोजी बंध ही क्यों कह रहे हैं? वैद्युत संयोजी बंध कह रहे हैं और उसको आयनिक बंध भी कह रहे हैं। 2 नाम इसके क्यों रखे गए? तो 2 नाम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इन दोनों का अर्थ इनके गुणों से मिलता है, यानी इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लोग वैद्युत संयोजी या आयनिक कहते हैं। क्या है देखते हैं। देखिए वैद्युत संयोजी बंध, जैसे कि नाम है वैद्युत संयोजी, तो बच्चों इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, इसीलिए इसको वैद्युत संयोजी कहते हैं। परंतु यहां पर एक खास बात ध्यान देना होगा, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में इन पदार्थों में, इन पदार्थों में वैद्युत धारा, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है,
प्रवाहित होती है। तो बच्चों गलित अवस्था में इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए इसको वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। जैसे नमक अगर हमारा सूखा है तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, यानी सोडियम क्लोराइड में, परंतु जब इसी को पानी में घोल दिया जाए और इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाए, यानी जलीय विलयन बन जाए, तो बच्चों इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी करंट प्रवाहित हो सकता है इसमें। इसीलिए घरों में अर्थिंग, यानी जब बिजली के लिए अर्थिंग दिया जाता है तो उसमें नमक का प्रयोग किया जाता है, यानी मोल्टेन स्टेट में वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इसीलिए इसको वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। यानी इन कंपाउंडों में वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और वैद्युत जो धारा प्रवाहित हो रही बच्चों, वो किसके कारण होती है? अब फिजिक्स में कई तरीके से हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों के कारण, आयनों के कारण और कोटर वगैरह होता है, ये फिजिक्स की बात। तो यहाँ पे आयनों के कारण, यानी इसके जो गलित अवस्था है, मोल्टेन स्टेट है, जो गलित अवस्था है, इसमें आयन अभिगमन करते हैं बच्चों, यानी इसमें आयन जो होते हैं वो एक दूसरे तरफ जाते हैं, यानी आयनों के चलनशील के कारण इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे मुक्त आयन होते हैं, जबकि अगर हमारा सॉलिड है, सूखा है, अगर क्रिस्टल के रूप में है, तो यहाँ पर ये टाइटली बंधे होते हैं, बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, इसीलिए ये मूव नहीं कर सकते, ये चलनशील नहीं होते, इसीलिए जो है इनकी गलित अवस्था में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसको वैद्युत संयोजी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। अब बात कर लेते हैं बच्चों आयनिक बंध की। आयनिक बंध ही इसको क्यों कहते हैं, बाकी को तो नहीं कह रहे। आयनिक इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यानी जब किसी वैद्युत संयोजी पदार्थ को जल में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, वियोजित हो जाता है, जिसके कारण ही इसको आयनिक बंध कहते हैं। यानी हम इसमें लिख सकते हैं ये बात को कि विद्युत संयोजी पदार्थ जलीय विलयन में आयनित होते हैं, इसीलिए इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं, कहते हैं। तो बच्चों इसलिए इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। आप बात समझ गए होंगे कि आयनिक यौगिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जलीय विलयन में ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक है, एक एक चीज को बच्चों हम लोग समझेंगे, तभी ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आएगा आपको। तो ये आपने जान लिया। अब बच्चों ये जो दोनों बंध हैं, हम इसको जब डिटेल से पढ़ लेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, यानी अब हम इसमें आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरीके से जान लिया, इसकी परिभाषा भी जान लिया, और इसको वैद्युत संयोजी और आयनिक बंध क्यों कहते हैं ये भी आपने जान लिया। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों आगे का जो बात है वो क्या है, मैं मिटा रहा हूं इसको बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए, तो वैद्युत संयोजी, मैं इसको लिखे रहने देता हूं इतना चीज। चलिए, तो बच्चों जो वैद्युत संयोजी बंध है, अब यहां पर बात ये आती है कि ये बंध बनने के लिए क्या चाहिए हमें, यानी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मान लेते हैं आपको कोई फॉर्म भरना है, जैसे मान लेते हैं आपको जो है कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का फॉर्म भरना है, तो उसके लिए कक्षा 10 पास मांगता है। ठीक है, आपने 10 पास उत्तीर्ण किया हो, अगर आप 10 पास नहीं हैं तो उस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो वही चीज़ है कि इसको बनने के लिए ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आयनिक बंध बन सके। तो यानी हमारा हेडिंग होना चाहिए आयनिक बंध बनने के लिए, आयनिक बंध बनने के लिए आवश्यक स्थितियां, यानी कंडीशन। आयनिक बंध बनने के लिए आवश्यक स्थितियां क्या है। ठीक है बच्चों, तो आयनिक बंध बनने के लिए आवश्यक स्थितियां क्या है, तो सबसे पहला
सबसे पहला 1 मिनट बच्चों, लाइट चली गई। हाँ बच्चों लाइट चली गई, इसी कारण जो है वीडियो नहीं बन पाती है। आपको जो वीडियो लगातार नहीं मिल पाती है इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा कट रही है तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, मगर इस वीडियो को पूरा करते हैं। तो बच्चों आयनिक बंध बनने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है? सबसे पहला जो कंडीशन है, कम आयनन विभव। कम आयनन विभव। तो बच्चों अगर जिस तत्व का आयनन विभव सबसे कम होगा वो वैद्युत संयोजी बंध बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि वैद्युत संयोजी बंध बनाने के लिए एक परमाणु जो है वो धनावेशित होना चाहिए और एक ऋणावेशित होना चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें कि सोडियम क्लोराइड में अगर हम सोडियम और क्लोरीन यानी इसके बीच में अगर हम बंध बना रहे हैं तो यह जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको देना चाहिए, और देने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही आयनन विभव है। यानी किसी परमाणु के वाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आयनन विभव कहते हैं। हालांकि इसकी सही परिभाषा इस तरीके से होगी कि किसी गैसीय विलगित परमाणु में वाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि गैसीय अवस्था में ही निकल सकता है। और दूसरी रही बात विलगित की, तो विलगित एटम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आसपास कोई और परमाणु नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको वो इन्फ्लुएंस ना करे। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा चाहिए उसी को आयनन विभव कहते हैं। तो आयनन विभव का मान जितना ये कम होगा, जितना ही कम होगा उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और वह धनावेशित हो जाएगा। तो इसका आयनन विभव कम होता है, इसीलिए ये आयनिक बंध बनाने में या वैद्युत संयोजी बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि आयनन विभव का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। मैं यहां पे लिख सकता हूं आयनन आयनन विभव, आयनन विभव ये कम होना चाहिए। ठीक, दूसरा बच्चों, दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी हम लिखेंगे उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बच्चों किसी जो है कि तत्व को आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध बनाने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होना चाहिए। यहाँ पे आप क्लोरीन लिख रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे कि आयनन विभव, विभव ये कम है और इसमें इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो बच्चों किसी परमाणु के वाह्यतम कोश में, यानी किसी परमाणु के वाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन डालने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी उच्च होगी वो आयनिक बंध बनाने में उतना ही आसानी से बना पाएगा। तो हमारे 7वें वर्ग के और जो है आपके 6ठे वर्ग के जो है कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है, इसीलिए आयनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, सर्वाधिक क्लोरीन का होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आयनिक बंध बनाने में ये भाग लेता है। तो दूसरी कंडीशन बच्चों हमारे पास ये रही कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो वो आयनिक बंध बना सकते हैं। और जो तीसरी रिक्वायरमेंट है बच्चों, उच्च जालक ऊर्जा, उच्च जालक ऊर्जा, ऊर्जा। तो बच्चों जालक ऊर्जा क्या होता है? जैसे आपका NaCl है, अब NaCl बच्चों जो है कि सोडियम ये सॉलिड होता है, जबकि वहीं पर Cl2 ये गैस होता है। तो ये आपस में ऐसे तो नहीं मिल सकते, इसको क्या करते हैं हम, इसको जो है हम गैस अवस्था में लाते हैं। तो गैस अवस्था में लाने के लिए क्या काम करते हैं? ऊर्ध्वपातन करते हैं, यहाँ पर सब्लिमेशन करते हैं, और यहीं पर अब ये दोनों गैस में आ गए, यानी एक फेज में आ गए। एक फेज में आने के बाद यह अभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, जगह नहीं। तो देखिए, यानी कहने का मतलब ये है कि Na
ये सॉलिड है और Cl2 अणु के रूप में होता है, गैस है। तो सबसे पहले तो इस सॉलिड को हमको क्या करना होता है, गैस में लाना होता है। तो ये हम लोग गैस में ले आए, और ये जो है अणु के रूप में है, तो इसको हम लोग को परमाणु के रूप में लाना होता है। तो ये आ गया। यहाँ पर डिसोसिएशन एनर्जी का प्रयोग होता है यानी वियोजन ऊर्जा का, और यहाँ पर ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन का प्रयोग होता है। अब बच्चों इसके बाद दोनों गैस में आने के बाद अब भी नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। तो इसको आवेश में लाने के लिए एक प्लस इस तरीके से, तो हम यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि मैंने अभी बात किया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव, इसका प्रयोग करते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और ये आपका किस में आ जाता है, गैसीय अवस्था में, और चार्ज आ जाता है। इसी के बाद यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं कि इस पर एक माइनस लाना होता है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसकी बात कर रहे हैं। अब बच्चों ये दोनों आपस गैसीय हो गए और दोनों पर विपरीत चार्ज है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो इसमें एक अपार ऊर्जा निकलेगी, जिसे हम लोग U से व्यक्त करते हैं, और इसी को कहते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा, ये बच्चों ये एक साइकिल बन गई है, और इसी को कहते हैं BHC, बॉर्न हैबर साइकिल, जो कि आगे हम इसी में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो बच्चों अगर किसी पदार्थ का 1 मोल ठोस आयनिक, अब बच्चों ये जो बनेगा यहाँ पर, जो ये बनेगा, यानी अब ये जो बनेगा तो ये NaCl सॉलिड हो जाएगा। ये एक ठोस अवस्था में क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है, और ऊर्जा निकलती है जिसे हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं, जिसे हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं या जालक ऊर्जा बोलते हैं। इसी को हम लोग जालक ऊर्जा बोल रहे हैं। तो बच्चों 1 मोल ठोस आयनिक बनाने के लिए, यानी जो गैसीय आयन, जो ऊर्जा होती है, निर्मुक्त होती है, उसी को हम लोग जालक ऊर्जा बोलते हैं। तो जालक ऊर्जा हमारी क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा उच्च है तो वो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है बच्चों। तो जब जालक ऊर्जा पढ़ेंगे तो इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने देखा कि आयनिक बंध बनने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कम आयनन विभव, यानी कम आयनन विभव होना चाहिए, तो आसानी से आयनिक बंध बना सकते हैं। दूसरा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधता, तो उच्च इलेक्ट्रॉन बंधता का मान उच्च होना चाहिए। और तीसरी हमारे पास है उच्च जालक ऊर्जा। तो ये 3 कंडीशन आपने देखा बच्चों। तो बच्चों आज आपने इस तरीके से इस वीडियो में देखा कि जो है कि बंध क्यों बनते हैं, बंध के प्रकार क्या हैं, और साथ ही साथ आपने आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध बनने के लिए क्या आवश्यक है, यानी इनकी कंडीशन क्या है, उसको आपने जाना। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसी पर कि वैद्युत संयोजी बंध के लक्षण क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। ठीक है। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, इतना ही। फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।